नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक राइवलरी की बात करते हैं जो सिएरा और क्रेटा, यानी कि क्रेटा का डायरेक्ट राइवल जैसे सिएरा को माना जा रहा है। तो सिएरा में क्या बेहतर है, क्या कमियां हैं, क्रेटा कौन सी जगह पे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे एस्पेक्ट लेके चलती है, तो कंप्लीट डिटेल में दोस्तों आज सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स ही देखेंगे। कौन सी गाड़ी हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीचर्स की बात हो रही है, किसमें क्या खासियत है, किसमें ज़्यादा है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिएरा के बेस मॉडल का ही प्राइस है, तो इसलिए हम प्राइस वाइज तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स देख के चलेंगे, किसमें कौन सी खासियत है, क्या बुराई है। मेन फोकस, ज़्यादा फोकस अभी भी मैं पहले ही बता दूं आपको कि सिएरा पे रहेगा, उसकी खासियतें और उसकी कमियों पे। क्योंकि खासियतों के लिए कई लोग बात कर रहे हैं, कमियों के लिए किसी ने कोई बात नहीं कही। तो आज डिटेल में सारी बात करेंगे कि सिएरा के अंदर क्या खासियतें हैं, कमियां हैं, क्या क्रेटा से बेहतर है, या क्रेटा के लिए पहले बात शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। जिससे कंपटीशन है उसकी बात सर पहले हो जाए। क्रेटा की बात करते हैं दोस्तों। पहले क्रेटा में क्या खासियतें हैं, क्रेटा कहाँ जाके फिट बैठती है। क्रेटा का दोस्तों सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो जो बेस वेरिएंट है इसका काफ़ी अच्छा लोडेड फीचर उसके अंदर आते हैं। हालांकि जो प्राइस ब्रैकेट है उसका 10.5 लाख के करीब से ये गाड़ी शुरू होती है, लेकिन उसमें फीचर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। जैसे कि फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स, आइडल स्टार्ट और स्टॉप गो की फैसिलिटी के साथ रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, रियर डिस्क ब्रेक्स, 6 एयरबैग सेफ्टी के लिए ECS और 3 पॉइंट सीट बेल्ट। इसके साथ ही टेल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग हमें स्टार्टिंग से ही बेस ट्रिम से ही मिलना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही अगर आप टॉप ट्रिम को देखें, टॉप ट्रिम भी फीचर लोडेड है, उसके मिल जाते हैं। जिसके साथ कि किसी भी वेरिएंट को उठा लीजिए, उसमें सभी तरीके की पावर और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों ही काफ़ी अच्छे ब्लेंड में मिलती हैं। जैसे हम देखें 1.5 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT के साथ आता है। बेहतरीन ऑटोमेटिक की टेक्नोलॉजी है CVT। और उसके साथ ही 1.5 लीटर का जो टर्बो इंजन आता है वो 7 स्पीड के डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो कि काफ़ी स्मूथ है अपने सेगमेंट के अंदर। 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन है वो ना केवल अच्छा पावरफुल है, बल्कि उसके अंदर अच्छी फ्यूल इकॉनमी भी निकलती है। उसके साथ ही वो 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों के साथ ही हमें मिल जाता है। और ना केवल देखा जाए इस बात में, तो क्लास लीडिंग टर्बो पेट्रोल इंजन भी इसके अंदर मिलता है, जो कि 160 BH की पावर 250 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है अब तक। अब दोस्तों क्रेटा की सबसे खासियत, सबसे बढ़िया जो चीज़ इसके साथ जुड़ी है वो है इसकी हाई रीसेल वैल्यू बन गई है। इस करके इसकी रीसेल वैल्यू बहुत बेहतरीन हो चुकी है। अब दोस्तों कुछ कमियां देख लेते हैं इस गाड़ी में, फटाफट से देखते हैं। सबसे बड़ी कमी दोस्तों इस गाड़ी के अंदर है, अब 10 लाख के अंदर कोई भी इसका ऑप्शन इंजन पावर की कुछ भी नहीं आता। 10.5 लाख से गाड़ी शुरू हो रही है जब ये अपडेट हुई है। हालांकि GST के फैसिलिटीज़, जो GST के जो बेनिफिट्स मिल गए, उसके बाद भी ये गाड़ी 10.5 लाख से बेस ट्रिम में शुरू होती है। दूसरा है दोस्तों इसका टॉप और बेस ट्रिम की मैंने बात कर ली, लेकिन जो इसके बीच के ट्रिम्स है उसमें जस्टिफाई नहीं किया गया जो इसके वेरिएंट्स हैं उनके अंदर फीचर्स को। जैसे कि EX जो इसका वेरिएंट है वो E वेरिएंट से तकरीबन 1,18,000 रुपये महंगा पड़ता है, लेकिन उसके अंदर कुछ फीचर है जो इसके अंदर। एक और परेशानी दोस्तों इंजन ऑप्शन में है, जो टर्बो इंजन है इसका, हालांकि बेहतरीन है वो इंजन, काफ़ी सारी अच्छी सुविधाएं हैं, DCT दे दिया गया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन की सुविधा नहीं दी गई। अब जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको ऑटोमेटिक पसंद ही नहीं है, मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए लेकिन टर्बो इंजन चाहिए, तो वो चीज़ इनमें दे नहीं गई। हालांकि अभी सिएरा में भी वो चीज़ नहीं है, लेकिन इनके पास वरना में वो चीज़ थी, वरना में चीज़ दे रखी है उन्होंने। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दे रखा है उन्होंने टर्बो में, पेट्रोल में, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। तो थोड़ी सी कमी खलती है। एक ऑप्शन और हो जाती तो थोड़ा सा मेरे जैसे लोगों को भी कंसिडर कर सकते थे ये लोग। सिएरा की बात करते हैं दोस्तों, अब आ गई राइवल की बात। सिएरा में दोस्तों सबसे पहली चीज़ आप देखते हैं, दूर से अगर गाड़ी को देखें तो इसकी लुक, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल ही अलग गाड़ी नज़र आती है। इतनी अलग नज़र आती है, इतना अच्छा डिज़ाइन इसका है कि रेड डॉट जो डिज़ाइन काउंसिल है उन्होंने इसको रेड डॉट का अवार्ड दिया है। तो ये चीज़ इसके साथ बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। गाड़ी की रोड प्रेजेंस बाकमाल है, काफ़ी अलग लगती है बाकी सारी गाड़ियों से। किसी भी गाड़ी की कॉपी करी हुई गाड़ी नहीं लगती इस सेगमेंट की। बाकी तो चलो ऊपर की तो हमें पता ही है कहाँ से कुछ चीज़ें उठाई गई हैं। दूसरी बात है दोस्तों इसका साइज़, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बनाया था,
दूसरी बात है दोस्तों इसका साइज़, जैसे कि पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, वैसे भी कई आपने वीडियो देखे होंगे कि लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट और वाइडेस्ट गाड़ी है अपने सेगमेंट के अंदर। बूट 622 लीटर का ये लेके चलती है, जो कि इस सेगमेंट से ऊपर की गाड़ी में भी किसी में नहीं मिलता। तो ये चीज़ जो है मैनेज कर रखी है अंदर की चीज़ों को, वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है बजाय क्रेटा के। तो अगर देखें बेस ट्रिम के अंदर सेफ्टी में, तो यहाँ पे कुछ और जुड़ गया। 6 एयर बैग्स हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD, ESP के 21 फीचर साथ में जोड़ दिए गए बेस ट्रिम से ही। ट्रैक्शन कंट्रोल, चाइल्ड आइसोफिक्स इसके अंदर स्टैंडर्ड है, चाहे बेस ट्रिम आप ले लीजिए, जो इन्होंने प्योर प्लस के नाम से 11,50,000 का निकाला है। आगे देखें तो जो टॉप ट्रिम है उसके अंदर लेवल 2 के अडास के फीचर दिए गए हैं। जो अकम्पलिश है उसके अंदर थोड़े कम है, लेकिन प्लस के अंदर जो टॉप ट्रिम है इसका, उसके अंदर हमारे पास लेवल 2 के अडास के 22 फीचर अलग से और मिल जाते हैं, जो इसको है लेवल 2 प्लस बोलते हैं। उसके साथ ही दोस्तों सस्पेंशन में काफ़ी काम किया गया है। इसको जो सस्पेंशन कह रहे हैं कि अंदर केबिन के अंदर बहुत ही कम आपको झटके महसूस होंगे। अगली खासियत दोस्तों टाटा की शुरू से रही है, जो इसकी स्पेस मैनेजमेंट है, सीट कंफर्ट है। ऐसा सीट कंफर्ट किसी गाड़ी के पास नहीं है, जो ये बेंचमार्क हासिल किया है इसने अपनी कैटेगरी के अंदर। पिछली सीट के अंदर देखें कंप्लीटली वहाँ पे फोकस ज़्यादा किया गया कि 3 पर्सन बड़े आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि वाइडेस्ट गाड़ी है अपने सेगमेंट के अंदर। जो अंदर इनसाइड केबिन का रूम है, जो केबिन के अंदर का रूम है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। इन्होंने अपनी कंप्लीट डिटेल में बताया था कि उसको यूटिलाइज़ काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है थाई स्पोर्ट के अंदर, रियर से फ्रंट के अंदर। बॉस मोड इसका और अच्छे तरीके से वहाँ पे काम कर पाता है। तो ये सब चीज़ें देखें तो इसमें कह सकते हैं कि ये कंफर्ट है और कन्वीनियंस दोनों का ही बहुत बेहतरीन मिश्रण है ये गाड़ी। अगली बात करें तो जो टर्बो के इंजन पेट्रोल में मिल जाता है, वह डीजल में मिल जाता है, मैनुअल में है, ऑटोमेटिक में है। तो काफ़ी सारे विकल्प इस गाड़ी के अंदर मिल जा रहे हैं। तो जो ये प्लेटफॉर्म दोस्तों इन्होंने ईजाद किया है, इसके अंदर ये इन्होंने अभी बताया था कि ऑल व्हील ड्राइव बहुत जल्दी ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये। फिर हाइब्रिड के लिए भी मना नहीं किया उन्होंने, CNG के लिए भी विकल्प देख रहे हैं ये लोग, और EV तो आएगी ही आएगी, वो कन्फर्म है। तो ये सारे ऑप्शंस दोस्तों आगे बहुत सारे आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये चीज़ें सारी मिलकर इसको अच्छा कॉम्बिनेशन बना देती है गाड़ी को। अब देखते हैं माइनस। दोस्तों माइनस की बात जिन्होंने देखनी है वो कम्प्लीटली यहीं से देखे वीडियो को, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इसके अंदर क्या कमियां हैं। पहली दोस्तों कमी इस गाड़ी के अंदर, जब मैंने गाड़ी फर्स्ट टाइम देखी थी तो उसमें सबसे बड़ी कमी मेरे को नजर आई थी इसके इंटीरियर के अंदर, टच पैनल्स। बहुत सारे टच पैनल्स दिए गए हैं, बहुत सारे टच पैनल दिए गए हैं। मैं 2 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल जो बड़ी कंपनियां, जर्मन कार जो बड़ी वाली हैं, वो भी मैनुअल पे आ गए हैं। दोस्तों मैनुअल स्विचेस का फ़ायदा ये होता है कि आप उनको यूज़ टू बड़े आसान से हो जाते हैं। एक बटन को हाथ लगाना ज़्यादा आसान है बजाय कि टच पैनल के ऊपर ढूंढते रहना। तो ये बाद में भी ड्यूरेबिलिटी का भी इशू आता है इन चीज़ों के अंदर। तो टच पैनल्स, हालांकि आप मिनिमलिस्टिक करना चाहते हो सारी चीज़ों को, थोड़ा साफ सुथरा खाली सा रखना चाहते हो, लेकिन उस खालीपन के चक्कर में बिल्कुल ही ड्यूरेबिलिटी को आप इशू मत बना दीजिए। तो ये चीज़ इसमें थोड़ी सी दिक्कत मेरे को इस गाड़ी में लग रही है, ये चीज़ जरूर इसमें सॉल्व होनी चाहिए। अगली है दोस्तों सिर्फ टॉप ट्रिम के अंदर लिमिटेड रखेगी 3 स्क्रीन, देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन 3 स्क्रीन जो सेटअप है अभी भी मेरे को कुछ लैगी लग रहा है, उसमें रिस्पॉन्स इतना बढ़िया नहीं दिया जा रहा। दिक्कत दोस्तों इस गाड़ी के अंदर सबसे पहली बात जो मैंने बेस ट्रिम के लिए बताया था, इंफोटेनमेंट सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं है। ना स्पीकर्स हैं, ना टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ना दूसरे वाला नॉर्मल वाला सिस्टम है, ना वायरिंग ही दी गई है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा नुकसान है इस गाड़ी को। हालांकि क्रेटा के अंदर भी नहीं है, लेकिन वो कम से कम 70-78 हज़ार रुपये सस्ती गाड़ी है इससे। हालांकि सेफ्टी अच्छी है इस गाड़ी के अंदर बेस ट्रिम में ही, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं दिया गया। आगे ऊपर से उसके देखें तो फिर 2 स्क्रीन जरूर दे दी गई हैं। तो देखिए आगे तो जो इन्होंने बोला, हालांकि दावा तो किया इन्होंने कि ठीक है यार 1.5 लीटर गाड़ी के अंदर इंजन सफिशिएंट है पेट्रोल वाला, लेकिन ये गाड़ी क्रेटा से भी हैवी है। तो ये वाला इंजन इसके अंदर थोड़ा सा मेरे को लगता है लैगी लगेगा, अंडर पावर फील होगा और फ्यूल इकोनॉमी में इशू आएगा इसका, क्योंकि 106 bhp का पावर 145 Nm के टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करती है अपने इंजन में। तो ये पावर टू वेट रेशियो का इशू इस गाड़ी में रह सकता है। अगला दोस्तों दिक्कत मेरे को लगती है इसके जो इंटीरियर में। इंटीरियर है बहुत अच्छा, देखने में बड़ा खूबसूरत है, लाइट कलर है, थोड़ा रोमी लगता है, लेकिन उसके साथ ही जो लाइट कलर है उसको संभालना कितना मुश्किल है। बार बार इसको साफ़ करवाएंगे आप तो इसके ड्यूरेबिलिटी का इशू भी आएगा, और इसको मेंटेन करने में रखरखाव में खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो लाइट कलर जो इंटीरियर का है वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे भी माइनस पॉइंट देख के चलता है। आगे चलो अनप्रूवन जो इसकी रिलायबिलिटी है वो इसका शुरू से इशू रहा है। सियरा में जो पहले वाली थी, हालांकि लेगेसी बोल रहे हैं उठा के चल रही है, लेकिन वो ख़त्म क्यों हुई थी, बंद क्यों हुई थी? तो कारण यही था उसका कि उसमें रिलायबिलिटी के इश्यूज़ थे। इसमें भी अनप्रूवन जो इसका इंजन्स हैं
और अनप्रूवन ये नई वाली गाड़ी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत का सामना इसको अभी भी करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म डाटा इसका कोई भी अवेलेबल नहीं है, जैसा कि क्रेटा का 2015 से लेकर 10 साल हो गए हैं, तो कोई इशू ऐसी गाड़ी में अभी तक आज तक नहीं आया। इसके अंदर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि लेवल 2 एडास के साथ बहुत सारे टच पैनल्स फीचर्स डाल दिए इन्होंने, तो वो फीचर्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार उसको रिपेयर कराएंगे आगे जाने वाले वक्त में, हमने लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखनी है, तो रिलायबिलिटी का इशू ये भी रहता है कि जो फीचर हमने बीच में रखे हैं, इसके फीचर जो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर, तो उन फीचर्स को चलते रहने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, सर्विस का इशू रखा रहेगा। नहीं भी रहे तो जब वो चीज़ ख़राब हो जाएगी तो उसको क्या पता कितने पैसे लगे उसको रिपेयर करने में या नया बदलवाने के लिए। अरे ये बात जो दोस्तों मैंने पार्ट्स की बात की, वैसे ही इनके सर्विस नेटवर्क का भी अभी भी इशू है, काफ़ी इशू अभी चलता है। मैं अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल सकता हूँ। पंच एक हमारे रिलेशन में ली हुई है, तो उसकी छोटी छोटी पार्ट्स के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार 2-2 3-3 बार सर्विस सेंटर लेके जाके भी उसका इशू रिजॉल्व नहीं होता। तो सियरा एक नई गाड़ी है, नई टेक्नोलॉजी है, नए फीचर डाल दिए गए, नए इंजन है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज़ें लगती हैं मेरे को। जब ये आप खास तौर पे टाटा के लिए बात करें, जब सर्विस का रिकॉर्ड इनका पिछला कुछ खास नहीं रहा, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब बजाय कि अगर आप हिंडई से मुकाबला करें तो अप टू मार्क वहाँ तक अभी नहीं पहुँचे ये लोग। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी इशू रहेगा, क्योंकि नया पार्ट है, नया इंजन है, नई गाड़ी बनाई है, नए पैनल्स हैं, एक्सीडेंटल पार्ट्स का या जो इंजन के पार्ट्स हैं उनका भी थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट्स की भी थोड़ी दिक्कत अभी रहेगी, क्योंकि खासतौर से जो नीचे वाले शहर टूथ टायर्स के जो सिटीज़ हैं उनके अंदर थोड़ी सी दिक्कत अभी भी टाटा को सामना करना पड़ रहा है। तो अगली इशू है दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है, मासिव ग्लास एरिया पीछे दे दिया गया है, तो वो जो हाँ ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया होगा कि ग्लास के अंदर से ग्रीन इफेक्ट जो है अंदर ना पड़े। जैसे हमने छोटे होते पढ़ा किताबों के अंदर कि ग्रीन इफेक्ट होता है, तो जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट है वो हीट जो अंदर आ गई उसको बाहर निकलने के लिए देता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा इशू रहेगा, ग्लास ज़्यादा होने के कारण इंजन को ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी वाले दिनों जैसे कि हम इन द नॉर्थ इंडिया में देखें पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे 6 से 8 महीने तक पूरी गर्मी रहती है। तो गर्मी के अंदर अगर आप ग्लास एरिया ज़्यादा है आपका, इतनी बड़ी सनरूफ भी है आपके पास, तो उस चीज़ को, उस केबिन को ठंडा करने के लिए ज़्यादा एसी को मशक्क़त करनी पड़ेगी, उससे फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। अगर आप डायरेक्ट ग्लास के कांटेक्ट में हो या फिर उसकी बजाय अगर मेटल ऊपर लगी हो, मेटल के नीचे फिर कुशनिंग दी होती है, फिर कवरेज दी होती है, तो 3 लेयर्स उसकी में आ गई, तो वहाँ पे एसी का इफेक्ट ज़्यादा बेहतर आता है। रही बात प्राइवेसी की, तो जब ग्लास है तो चलो कितना ब्लाइंड कर लोगे उसको, गवर्नमेंट का कुछ रूल भी है, तो आप ज़्यादा कंप्लेंट नहीं रख सकते। तो कुछ बैगेज आपके पड़े हैं, कुछ लैपटॉप पड़ा है, कुछ कीमती सामान पड़ा है, तो उसकी प्राइवेसी का इशू भी रहता है, खासतौर पर अपने गाड़ी ने पार्क कर रखी है आपने। तो ये चीज़ें सारी थोड़ा सा इशू मेरे को लगता है डिज़ाइन ही कर रहा है इसका। बॉक्सी डिज़ाइन होने के कारण इसके एरोडायनेमिक्स का भी बहुत फ़र्क है। हाईवे के ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा बहुत तेज़ क्रूज नहीं कर सकते, तो ये गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आगे जाके पता लगेगा जब हाईवे पर चला के देखा जाएगा इस गाड़ी को, तो एरोडायनेमिक्स जो लिमिट्स हैं वो थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी को भी और विंड नॉइज़ को भी बढ़ावा देंगी। तो थोड़ा सा ये दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, बॉक्सी डिज़ाइन होने के कारण ही जो इसकी जो पहले ही अंडर पावर में बता रहा हूँ पेट्रोल इंजन है, ऊपर से जोर लगा के वो चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे बॉक्सी डिज़ाइन इसको फ्यूल एफिशिएंसी में भी थोड़ा कम लेके आएगा, पीछे लेके आएगा इसको। अगली बात दोस्तों देखें तो इंजन ऑप्शंस के अंदर इसमें बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। डीजल के अंदर डीसीटी नहीं दिया गया, और जो मैनुअल ट्रांसमिशन की सुविधा है वो सिर्फ एक ही इंजन में पेट्रोल में दी गई है। तो यहाँ पे काफ़ी लिमिटेशंस दी गई हैं डीजल इंजन की। अब मैं बात करता हूँ 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन इसके अंदर दिया गया है। हालांकि इनका कहना है कि इस गाड़ी के लिए सफिशिएंट हो, लेकिन गाड़ी हैवी होने के कारण इसको या तो 1.5 लीटर का एक इंजन नया दे देना चाहिए था, या फिर हैरियर 2.0 इंजन को थोड़ा डी ट्यून करके इसके अंदर डाल देना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बढ़िया इंजन रहता। तो सीधी सी बात, अगर कोई बंदा इससे परफॉर्मेंस लेना चाहता है, इतनी बड़ी गाड़ी है, तो थोड़ा दबा के पैडल को चला के देखे, तो वो इसमें नहीं नजर आएगा आपको। ये सिर्फ स्मूथ फैमिली कार के तरीके से ही आप यूज़ कर पाएंगे। इंटीरियर की स्पेस आपकी प्रायोरिटी है। अलग से दिखने वाली नई कार, या दुनिया गर्दन मोड़ के देखे गाड़ी जा रही है, तो वो चीज़ आपकी पसंद है, तो वहाँ पे आप इस गाड़ी को पसंद कर सकते हैं। स्पेस आपको प्रेफर करते हैं, तो स्पेस बहुत ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर है। किसी गाड़ी में ऐसी इतनी स्पेस इस सेगमेंट तो नहीं है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। सेफ्टी बहुत मैटर करती है आपको, तो सेफ्टी के तौर पे आप देख सकते हो। बूट स्पेस आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, तो बूट स्पेस इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको प्रेफरेंस है, तो आप देख सकते हो। हाँ, घाट और
आप शहर के अंदर चलाना चाहते हो गाड़ी तो ये हम देख सकते हो। कभी कभी हाईवे पर चलना तो चलेगी थोड़ी बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग रन आप करोगे हाईवे के ऊपर तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी ये नहीं रहेगी आपके लिए, खास तौर पर फ्यूल इकोनॉमी में। तो दोस्तों ये कुछ इशू है इस गाड़ी के साथ जुड़े हुए जो कि आप चाहे इसके प्राइस जब भी आएँ, लेकिन ये इशू इस गाड़ी पे रहेंगे रहेंगे। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे हो तो से। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों। मेरा मकसद दोस्तों आपका दिल तोड़ना नहीं था, जस्ट एक आपको जागरूक करना था कि जो इस गाड़ी के साथ इश्यूज़ हैं, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज के इशू हैं, तो वो इश्यूज़ तो अब रहेंगे, क्योंकि गाड़ी के शक्ल बनावट तो देख ही चुके हम। रोड के ऊपर आ जाए गाड़ी तो वही इशू में रहेंगे ही रहेंगे। तो खासियतें इसकी अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये जो इश्यूज़ मैटर नहीं करते, तो आप गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।